पुतिन नई दिल्ली आ रहे हैं। 4 और 5 को पुतिन की मोदी से मुलाकात होगी। 6 दिसंबर को युद्ध पर बड़ा ऐलान हो सकता है। 1373 दिन से चल रही जंग अगले 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। इस बीच मॉस्को में नेताओं का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। ट्रंप के दूत भी पीस डील पर बात करने पहुंचने वाले हैं। ईयू के नेता भी पीस डील में शामिल होने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। पुतिन युद्ध पर फाइनल फैसला नहीं, दिल्ली में आकर कर सकते हैं। 2025 के दिसंबर का महीना तय करेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद होगा या 26 में यह जारी रहेगा। बाल्टिक सागर के ऊपर पुतिन के परमाणु बॉम्बर उड़ रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी आर्मी आग बरसा रही है। रूस के विनाशक बम यूक्रेनी बस्तियों में तबाही मचा रहे हैं। पुतिन के लेजर वेपन नाटो के मॉडर्न हथियारों को तिनके की तरह गिरा रहे हैं। 1373 दिन की लड़ाई में पूर्वी यूक्रेन में एक नहीं 1 दर्जन गाजा बन चुके हैं। नीप्रो नदी के पूरब में जिधर देखिए उधर रूसी हमलों में तबाह हुई ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में शहर के शहर खंडहर कर दिए हैं। तबाही अभी रुकी नहीं है। हमले कम जरूर हुए हैं लेकिन बंद नहीं हुए हैं। यूक्रेन के ड्रोन, मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट में आग की लपटें उठ रही हैं। बस फर्क इतना पड़ा है कि 20 नवंबर से पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलें नहीं मारी हैं। पुतिन ने यूक्रेन के शहरों में किंजल क्रूज मिसाइलें नहीं चलाई हैं। अब पुतिन की आर्मी रॉकेट चला रही है। यूक्रेन पर रॉकेट से आग बरसा रही है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बस्तियों, फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को भस्म करते जा रही हैं। पुतिन तभी तबाही रोकेंगे जब ज़ेलेंस्की अपनी सेना डॉनबास से हटा लेंगे। ज़पोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोवस्क में जहां लड़ाई चल रही है वहां लड़ाई रोक देंगे। अगर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं करेंगे तो पुतिन ऐसा महाविनाश करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ है। जब यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस लौट जाएंगे तभी युद्ध विराम होगा। अगर वे नहीं हटते तो हम हथियारों के बल पर ऐसा करेंगे। पुतिन पूरा पूर्वी यूक्रेन लेंगे जहां अधिकतर आबादी रूसी भाषा बोलने वालों की है। पुतिन इसे हथियारों के दम पर लेंगे। पुतिन इस लक्ष्य को रूसी सेना के बल पर हासिल करेंगे। पुतिन ना ईयू की धमकियों से डरेंगे, पुतिन ना नाटो से डरेंगे। अगले हफ्ते पीस प्लान पर बातचीत के लिए अमेरिका की टीम मॉस्को आ रही है। ईयू ने ब्रसेल्स में क्या चिंता जताई है, क्या डिमांड की है, उन पर रूस की राय ली जाएगी। पुतिन ने उससे पहले बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी बॉम्बर Tu-22M3 को उड़ाकर नाटो और ईयू दोनों को मैसेज दे दिया है। नाटो के बॉर्डर पर उड़ रहे हैं। पीस होगी या युद्ध, ये ईयू और नाटो को तय करना है। रूस का Tu-22M3 बॉम्बर एक उड़ान में पूरे यूरोप में तबाही मचाने वाला बम गिरा सकता है।
रूसी बॉम्बर Tu-22 M3 एक उड़ान में 7,000 किलोमीटर जा सकता है। आसमान में ही ईंधन भरकर फिर हमला कर सकता है। यह 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन के आसमान को चीरते हुए अटैक करता है। पीछा करने पर यह 14,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। एक बार में 14,000 किलो वॉरहेड ले जा सकता है, जिसमें Kh-22 क्रूज मिसाइलें, Kh-15 परमाणु मिसाइलें और घातक बम शामिल हैं। ईयू में पुतिन के ज्यादातर विरोधी देशों की सीमाएं बाल्टिक सागर से लगती हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। डेनमार्क बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी के बीच जलद मरुमध्य में स्थित है। फिनलैंड का बॉर्डर बाल्टिक सागर से सटा हुआ है, जो फिनलैंड की खाड़ी तक जाता है। जर्मनी बाल्टिक सागर के दक्षिणी तट पर लंबी तटरेखा साझा करता है। पोलैंड बाल्टिक सागर की उत्तरी सीमा पर स्थित है। स्वीडन बाल्टिक सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। युद्ध में अब भी ये देश अब भी ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, जबकि ट्रंप वही बात बोल रहे हैं जो पुतिन कह रहे हैं, वरना युद्ध और भयंकर होगा। रूसी सेना कीव तक हमला करेगी, ज़ेलेंस्की की नाक में दम कर देगी, उन्हें सरेंडर करने या यूक्रेन छोड़कर भागने पर मजबूर कर देगी। ज़ेलेंस्की अब भी राग अलाप रहे हैं कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, बशर्ते अमेरिका उन पर और कड़े सैंक्शन लगा दे। रूस की धमकी या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेगा। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर रहे हैं। पीस प्लान पर पेंच अब कहां पर फंस रहा है, यह भी समझ लीजिए। पुतिन डॉनबास, लुहांस्क, क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के तौर पर इंटरनेशनल मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी सेना की लिमिट 6 लाख करनी होगी। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। पुतिन ज़पोरिज़िया, खेरसोन को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेनी सेना यहां से अपने मोर्चे नहीं हटाएगी। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन की नाटो में कभी एंट्री नहीं होगी, इसकी गारंटी देनी होगी। ज़ेलेंस्की नाटो जैसी सिक्योरिटी देने की डिमांड कर रहे हैं। पुतिन पीस प्लान पर करीब करीब तैयार हैं। अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। वो ईयू के सहारे युद्ध लड़ेंगे या ट्रंप के पीस प्लान पर साइन करके लाइफलाइन लेंगे। अमेरिका की अपनी पहली यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट पर समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य में समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात बनना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट्स पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है जिस पर पहले और अलास्का जाने के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट्स पर हमें निश्चित रूप से बैठक और अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। युद्ध सिर्फ बम बारूद और मिसाइलें चलाने से नहीं जीता जा सकता है। युद्ध में पुतिन के सामने एक एक गांव जीतने का चैलेंज है, तो ज़ेलेंस्की के सामने एक एक गांव बचाने की लड़ाई है। पुतिन ज़पोरिज़िया और खेरसोन के जिस इलाके को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की ने अपने गांवों को बचाने के लिए रास्तों में नेट लगवाई है। जैसे अपने यहां मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाई जाती है, इस इलाके में ज्यादातर गांवों में ऐसी ही तस्वीर दिखाई देगी। जहां नेट लगाने के लिए सरकार फंड नहीं दे पा रही, वहां लोग चंदा लगाकर खुद खरीद कर नेट लगवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेट जैसी चीज कैसे युद्ध में जान बचा सकती है। दरअसल ये नेट रूस के FPV ड्रोन को हमला करने से रोकने के लिए लगाई गई हैं, ताकि रूस के हल्के ड्रोन घरों को बमबारी से तबाह नहीं कर सके, इसलिए लगाई गई है। यूक्रेनी लोगों ने पूर्वी यूक्रेन में अपने घरों की खिड़कियों में लगे शीशों को हटाकर उन्हें कार्डबोर्ड से ढक दिया है।
पहले शीशे की खिड़कियों से बल्ब की लाइट बाहर आती थी और रूसी सुसाइड ड्रोन वहां घुसकर हमला कर देते थे। अब लोगों ने बिना खिड़कियों वाले मकानों में जीना सीख लिया है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी अगर युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। सुबह हो या शाम, हर 10 मिनट में रूसी ड्रोन यहाँ भिनभिनाने लगते हैं। मेरे घर की खिड़की से ड्रोन अंदर आया और वार्डरोब से बेड तक पूरे घर में तबाही मचा दी। मेरा पूरा सामान तहस नहस कर दिया। मैं बेतहाशा चीख रही थी। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। सब कुछ ड्रोन हमले में जल गया था। मेरी टांगों में टाँके लगे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन इलाकों में रोजाना करीब 300 ड्रोन अटैक करता है। जुलाई 2024 के बाद सिर्फ खेरसौन में ड्रोन अटैक में 200 सिविलियन मारे गए हैं। करीब 3000 घर पूरी तरह से जल गए हैं, अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। ज़ेलेंस्की अगर पीस प्लान पर साइन नहीं करेंगे तो नेट लगाकर रूसी ड्रोन हमलों से कब तक यूक्रेन के लोगों को बचा पाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने अपने छोटे ड्रोन को इस तरह से मॉडिफाई किया है जो आग की फ्लेम फेंक कर नेट को जला देते हैं। यूक्रेन को एक गांव में नेट लगाने में कई दिन लगते हैं, जबकि रूसी ड्रोन कुछ ही घंटों में पूरी नेट जला देते हैं। इसके बाद रूसी ड्रोन आते हैं, वहां खड़ी गाड़ियों और बस्तियों को निशाना बनाते हैं, उन्हें तबाह करते हुए रूसी सेना के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। फिर रूस के बड़े हमले होते हैं, गांव के गांव जलने लगते हैं, आग में सैकड़ों घर तबाह हो जाते हैं, मार्केट हो या मॉल सब जलकर मलबे का ढेर बन जाते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो वो सिर्फ जला हुआ सामान और बारूद की गंध। जब युद्ध खत्म होगा, मलबे के इस ढेर को साफ करने में कई महीने लगेंगे। ये बात सच है कि लड़ाई में रूस के सैनिक ज्यादा मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की के पास भी लड़ने के लिए सैनिकों की किल्लत बहुत बढ़ गई है। ये तस्वीरें देखिए, एक डिलीवरी बॉय सामान देने जाता है, तभी यूक्रेन फौज में भर्ती करने वाला ग्रुप आ जाता है। डिलीवरी बॉय को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने लगता है। डिलीवरी बॉय छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। फिर भी ज़ेलेंस्की और ईयू दोनों के नेता दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब भी युद्ध जीत सकता है। To secure the best outcome for Ukraine and Europe, we have to stay the course but pick up the pace. This means more sanctions to deprive Russia of the means to fight and more military and financial support to Ukraine. In the European Council, we pledged to cover the financial needs for Ukraine for 2026 and 2027. There are, of course, several options on the table, as you know, but the reparations loan is the most clear-cut way to do this. It would send the strongest message to Moscow that it cannot wait us out, and we need to make this decision fast. ईयू नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। ज़ेलेंस्की नहीं चाहते युद्ध बंद हो। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी भी नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। ये अब भी शीत युद्ध वाली थ्योरी पर चल रहे हैं कि रूस उनके लिए खतरा है। ये अब भी सपना देख रहे हैं कि पुतिन को दबाया जा सकता है, अपनी शर्तों पर रूस को झुकाकर युद्ध बंद कराया जा सकता है और ज़ेलेंस्की की जीत का नैरेटिव बनाया जा सकता है। Well, it does feel like Groundhog Day. We've been through this a few times. The fact here is that the fundamentals have not changed. The fundamentals are that Russia wants to wage this war against Ukraine and will only stop if stopped. That is, they need pressure to stop them. अगर युद्ध बंद हो गया तो भ्रष्टाचार की फाइल खुल जाएगी। ज़ेलेंस्की के लिए अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रंप का प्लान ज़ेलेंस्की मान लेते हैं तो उन्हें तेल अवीव में शरण मिल सकती है। यही बात पेंटागन के पूर्व एडवाइजर डगलस मैकग्रेगर भी कह रहे हैं। वहां ज़ेलेंस्की और उनकी टीम पर कोई केस भी नहीं चलेगा, उन्हें मुकदमों के लिए कीव भी नहीं आना पड़ेगा। पीस डील पर साइन करने से ट्रंप सब सेट कर देंगे। I think there are preparations to fly Zelensky and much of his inner circle to Israel, where they have immunity against extradition for criminal proceedings, and that's what they're going to need when they finish up in Ukraine. They've got one foot right now in Ukraine, and the other foot really in the door of the aircraft to fly them out.
People don't realize how weak and fragile this Ukrainian government is. इसी बीच रूस ने दावा किया है कि ईयू किसी तरह पीस डील की बातचीत को बेपटरी करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इस बार ईयू के कुछ देशों को भी युद्ध में लपेट सकते हैं। इसकी तैयारी वो पहले से करके बैठे हैं।